हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे उसको समझते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के साथ रिलेट करने का कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये पढ़े थे कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर जिसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग किस बेसिस पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दोनों कंपाउंड का सेम होना चाहिए, ठीक है। ये होता है। अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, दो अलग अलग कंपाउंड है जो कि आइसोमर्स है। ऑप्टिकल की अगर बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होता है, कुछ केसेस में अलग होता है। कब? जब हम वैसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तब हम कहेंगे वो हमारा डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोग समझे थे। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में तो लगभग सब कुछ सेम हो गया, सेम केमिकल ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अलग क्या होना चाहिए? तो बोलेंगे सर वो कंपाउंड का बिहेवियर टुवर्ड्स द रोटेशन ऑफ लाइट। अगर वो कंपाउंड हमारे लाइट को रोटेट कर सकता है तो बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फेनोमेना शो करेगा। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर अगर है तो इसका मतलब वो दो कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इस बात को हम लोग समझे थे, ठीक। तो लाइट रोटेट कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए हम लोग पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट किए थे। पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या समझे थे कि एक हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से जब हम पास करेंगे तो उसका जितना भी प्लेन्स था लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ अलग अलग था, उसको कट करके निकोल प्रिज्म हमको किस में कन्वर्ट कर दिया था? प्लेन पोलराइज लाइट में, जिसको हम लोग लेक्चर नंबर 1 में समझे थे। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट जिसको हम लोग पीपीएल कहते हैं, अगर उसको हम लोग अपने उस कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करते हैं जिसका हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, तो वो कंपाउंड अगर उस पीपीएल को रोटेट कर देता है तो कहेंगे वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर नहीं कर पाता है तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो देखो बच्चों, जरा सिस ट्रांस इसको कंपेयर करो जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का पार्ट था। तो सिस ट्रांस में ना हम लोग कंपाउंड को देख के बता सकते थे कि वो हमारा सिस होगा या ट्रांस होगा। बोले थे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर दोनों ग्रुप एक ही साइड में हो तो उसको बोलेंगे हम लोग सिस आइसोमर, और अगर एंटी साइड में था, अपोजिट साइड में था तो उसको बोले थे ट्रांस। ये तो देख के बता सकते थे। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर में ये कहानी नहीं होता। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में यहाँ भी हम लोग देख के बताएंगे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कहानी क्या है कि यहाँ पे हम लोग लाइट से रिलेटेड पढ़ते हैं, लाइट से रिलेटेड पढ़ते हैं। ऑप्टिकल का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या था? 3D में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन अलग अलग था, है ना, मतलब उसका ज्योमेट्री चेंज हो जा रहा था। मतलब 3D में एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे, फिर दोनों ग्रुप साथ साथ हो गया। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़े थे। यहाँ पे हम बोलेंगे सर हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम दिखेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम दिखेगा, बस उसका जो बिहेवियर है लाइट के प्रति वो डिफरेंट हो जाएगा। इसी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो हम बोलेंगे कोई भी कंपाउंड को क्या हम देख के बता सकते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बिहेवियर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी चीज को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम लोग इस बात को समझे थे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस बात को समझे थे जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास CH3 है, Br है और यहाँ पे आयोडीन है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है हमारे पास। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? क्या करेंगे इसको चेक करने के, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फेनोमेना शो करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ये अगर हम बना लें बगल में तो बोलेंगे ये तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फेनोमेना शो करेगा, GI शो करेगा, है ना। सिस और ट्रांस, यहाँ पे आइसोमर दो प्रकार का बनता है तो ये सिस होगा। क्या इसको देख के हम कैसे बताएंगे? तो बोलेंगे सर इसको हमको बताने के लिए हमारे पास दो तरीका है। चाहे तो लेबोरेटरी चले जाए, लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करें कि पीपीएल को इससे पास कराएं, इसके सॉल्यूशन से, ठीक है। अगर ये कंपाउंड उस पीपीएल को रोटेट कर देगा तो कहेंगे सर ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फेनोमेना शो करेगा। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में बैठ के ये करना संभव है कि कोई भी कंपाउंड अगर हमको दिया जाए तो हम चेक करेंगे लेबोरेटरी जाके? बोलेंगे ये तो संभव नहीं है। तो आखिर हम क्या करें जो इस कंपाउंड को कॉपी पेन पे देख के बता सकते हैं कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फेनोमेना शो करेगा या नहीं? तो उसके लिए कुछ नहीं, हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में भी, उसी को रिवाइज करना है। कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर हम लोग बच्चों समझे थे क्या होता है कायरल सेंटर? जिस भी एटम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और sp3 तो हम समझते हैं चारों का चार सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। sp3 होना चाहिए पहला कंडीशन। और अगर
वह एटम चारों का चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एटम को हम लोग कायरल एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल एटम बोलते हैं। क्लियर है कहानी? ऐसे एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल एटम बोलते हैं। तो अगर हम किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर ढूंढ लेंगे ना, तो बोलेंगे अब हमको लेबोरेटरी का झमेला खत्म हो गया, अब हमको लेबोरेटरी में जाके इस कंपाउंड को टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे आसानी से हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। कायरल सेंटर हो गया, इसका मतलब ये 100% लाइट को रोटेट करेगा। अगर एक कायरल सेंटर है तो, इसी बात को हम लोग अपने पिछले लेक्चर तक समझे थे, आज उसी के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब हमको ये समझ में आ गया है कि अगर हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो हमको ये समझना होगा कि कंपाउंड में कायरल सेंटर है या नहीं। अगर एक कायरल सेंटर आता है तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दो में हम आगे चेक करेंगे कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तो बोलेंगे फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, सॉरी। क्लियर है? तो इस बात को आगे डिस्कस करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो आज हम लोग बोलेंगे, हम लोग सर कायरल सेंटर को पता करते हैं। कायरल सेंटर जरूरी नहीं हमेशा कार्बन हो, कायरल सेंटर हमारा नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम लोग कायरल सेंटर के ऊपर फोकस करते हैं और डिफरेंट टाइप के सवाल को देखते हैं, समझते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसके आइसोटोप्स को लेकर हम कायरल सेंटर समझ सकते हैं। क्योंकि अगर कायरल सेंटर बच्चे हमको निकालने आ गया तो हम बोलेंगे हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर कायरल सेंटर कंपाउंड में है तो ये कंपाउंड हमारे लाइट को रोटेट करेगा, है ना। एक है तो दो में कहानी आगे बदलेगा, उसी चीज को हमको समझना है। तो आज हमारा पूरा लेक्चर कायरल सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार कैमरा में सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद हम लोग आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सब कुछ स्पष्ट है। तो चलो कायरल सेंटर का हेडिंग डाल देना है बच्चों कॉपी में और हम आज शुरू करते हैं कायरल सेंटर क्या है। तो कायरल सेंटर का डिफिनेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में समझे थे। जिस भी एटम को चेक करना कि वो कायरल है या नहीं है, कोई भी एटम जिसको चेक करना, मान लो ए हमारा एक एटम है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पहला कंडीशन, और इसके चारों हाथ में अलग अलग टाइप का ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसे सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर बोलेंगे। जरूरी नहीं है कार्बन है, कोई भी हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात को समझो। बस वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग फोकस करते हैं। अगर चारों का चार ग्रुप अलग अलग है तो हम कह सकते हैं सर ये हमारा कायरल कंपाउंड होगा। और अगर ये कायरल कंपाउंड है एक कायरल सेंटर के होने पर तो बोलेंगे ये लाइट को रोटेट करेगा, 100% रोटेट करेगा। और हम कह सकते हैं कि हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसको मतलब घोषित कर सकते हैं। कहानी क्लियर है? तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक एग्जांपल लेकर के वापस रिवीजन हो जाए। बोलेंगे सर ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है। तो क्या ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन कहलाएगा? बोलेंगे बिल्कुल सर। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये sp3 है, तो बोलेंगे यस सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या इसका चारों का चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, तो बोलेंगे बिल्कुल बुरा, इसका मतलब ये हमारा कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर को अब हम लोग बार बार कायरल सेंटर नहीं लिखेंगे, कायरल कार्बन नहीं लिखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट स्टार मार्क लगा देंगे तो कहेंगे ये हमारा सर कायरल कार्बन है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते जाते ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा कायरल कार्बन है। क्लियर है? चलो मिटाया जाए इसको, जल्दी बच्चों नोट कर लो, ये हमारा कायरल कार्बन है। आते हैं आगे। बोलेंगे सर वापस से कार्बन बना रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहे हैं, यहाँ पे CH3 लगा रहे हैं और यहाँ पर C2H5 लगा रहे हैं। तो क्या इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है या कायरल एटम प्रेजेंट है, तो बोलेंगे बिल्कुल। ये वाला को चेक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका तीनों का तीन बॉन्ड सेम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। C2H5 को अगर हम खोल के देखें तो CH2 CH3 लिख सकते हैं। इस एटम का 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेम एटम के साथ जुड़ा है। इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा कायरल सेंटर है। कहानी स्पष्ट है? चलो बराबर करके बीच में लिखते हैं, उसके मिटाते जाएंगे, उसको आपको देख के बनाते चलना है, ठीक है। कॉपी में उतारते चलना है। तो उसको नोट कर लो, इसमें हमारा एक कायरल कार्बन है। ये कायरल सेंटर कैसा सेंटर है, तो बोलेंगे कायरल कार्बन वाला सेंटर है, मतलब इसमें कार्बन में ये सेंटर पाया जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे सर यहाँ आयोडीन लगा दिए हैं, ब्रोमीन लगा दिए हैं, फ्लोरीन लगा दिए हैं और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए। तो क्या ये कायरल हमारा होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। 4 sp3 हो गया ये, और चारों का चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल सेंटर कहलाएगा। और चूंकि एक कायरल सेंटर है तो ये लाइट को रोटेट करेगा, 100% करेगा, कोई डाउट नहीं है। एक कायरल सेंटर हमेशा लाइट को रोटेट करता है। और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फेनोमेना शो करेगा, है ना। इसका मतलब इसका दूसरा कंपाउंड यहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसका दूसरा कंपाउंड, क्योंकि आइसोमर है ना, आइसो मतलब दो अलग अलग कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लाइट के प्रति रोटेशन अलग होना चाहिए, है ना। तो इसका दूसरा कंपाउंड जरूर यहाँ एग्जिस्ट करेगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो वाला लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कहानी क्लियर है? तो इसका आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो अभी हम फिलहाल लिख नहीं रहे हैं कि ऑप्टिकली, फिर भी हम बता देते हैं कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ो, स्पीड बढ़ाते हैं। ढेर सारा कायरल सेंटर के ऊपर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि कायरल सेंटर अगर बच्चों सीख गए तो बोलेंगे सारा कहानी हम सीख गए। कायरल सेंटर में क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन और चारों का चारों ग्रुप अलग अलग। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। ये हमारा कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ड्यूटेरियम डी है, ये ट्राइटियम है और यहाँ क्या है? ब्रोमीन है। कुछ भी लगा देते हैं। ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम। डी का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरियम। टी का मतलब होता है ट्राइटियम और ये ब्रोमीन है। तो बोलो ये कायरल होगा कि नहीं होगा? तो कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये तीनों तो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ना, तो इसका मतलब ये सर नहीं होगा। बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये तीनों ग्रुप अलग अलग है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 हो गया तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं या ट्राइटियम बोलते हैं। कहानी क्लियर है? ये हमारा हाइड्रोजन है। तो तीनों अलग अलग एटम है, बात को समझो। ये हमारा आइसोटोप्स है। ये क्या है बोलो? ये आइसोटोप्स है। तीनों का मास नंबर अलग अलग है, इसका मतलब ये तीनों ग्रुप अलग अलग है। इसका मतलब अगर ये ग्रुप अलग अलग हो गया और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो बच्चा? sp3 है। इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। और कायरल सेंटर मतलब कैसा है? तो बोलेंगे कायरल कार्बन है ना, कायरल कार्बन। ठीक है, अगर ये कायरल कार्बन है तो ये कंपाउंड लाइट को रोटेट करेगा 100%, क्योंकि एक कायरल सेंटर है। दो में हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, जिसके वजह से एक कायरल सेंटर अगर लाइट को क्लॉकवाइज 10 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज 10 डिग्री से रोटेट कर देगा और नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। इसलिए दो में हम लोग चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की मदद से, है ना, या सेंटर ऑफ सिमेट्री की मदद से। एक में हमको कोई झमेला नहीं है, आराम से बोल सकते हैं कि ये हमारा लाइट को रोटेट करेगा, 100% लाइट को रोटेट कर देगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, चलो ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, मिटा मिटा के करेंगे ताकि बड़ा बड़ा करके बना पाए, आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, चलो यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग लगाए थे, यानी कि ड्यूटेरियम आइसोटोप हम यहाँ पे चेंज किए थे ना, तो बोलेंगे वो हमारा क्या था बोलो? कायरल सेंटर था। ठीक, अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर OH लगा रहे हैं, इधर भी OH लगा रहे हैं, यहाँ पे H लगा रहे हैं और यहाँ पे CH3 लगा रहे हैं। तो क्या अब ये हमारा कायरल सेंटर होगा? तो बोलेंगे सर नहीं हो पाएगा ये कार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों OH हमारा OH है, दो सिमिलर ग्रुप हो गया ना, तो दो सिमिलर ग्रुप हो गया तो इसको हम कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अकायरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकायरल कार्बन बोलेंगे। इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है मेरा, अकायरल मॉलिक्यूल है। तो क्या ये लाइट को रोटेट कर पाएगा? बोलेंगे नहीं, ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर कायरलिटी नहीं आ रहा, मतलब इसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। और हमको मालूम है अगर कायरल सेंटर होता है तो वही पहचान है कि लाइट रोटेट होगा कि नहीं होगा। अकायरल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसमें दो ग्रुप सेम सेम है, इसका मतलब ये लाइट को रोटेट करने का प्रॉपर्टी नहीं रखता है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे लाइट को रोटेट करने का प्रॉपर्टी नहीं रखता। इस चीज को हम समझे थे ना कि बोलेंगे सर कैसे आता है इसके अंदर प्रॉपर्टी, तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो लाइट को रोटेट करता है, ये उसका प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम किसी बीम ऑफ लाइट को रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेजेंगे तो बीम ऑफ लाइट हमारा सीधा पास ना करके थोड़ा सा बेंड हो जाता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बोलते हैं। तो वो क्या था? प्रॉपर्टी था ना, वो क्या था बोलो? प्रॉपर्टी था उस सरफेस का या उस इसका डेंसर मीडियम का, ताकि हमारा लाइट रोटेट हो गया, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी प्रकार ये कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है कि वो लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग पहचानते कैसे हैं? लेबोरेटरी में जाके तो देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ये चेक कर लेते हैं कायरल सेंटर है या नहीं। तो इसके पास कायरल सेंटर नहीं है, ये अकायरल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो ये क्या कहलाएगा बोलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा बच्चों। इसी को हम आज के बाद OI लिखेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेगा, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन को नोट करो बढ़िया से। हम हट जाते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करो। नोट करने के बाद देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसमें। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम क्या कहेंगे? इसका आइसोटोप ढूंढते हैं। यहां पे हम बोलते हैं ये OH तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन 16 वाला है और ये 18 वाला है। ऑक्सीजन का आइसोटोप है ना, O16 O18। अब हम आइसोटोप यूज कर रहे हैं, तो बोलो इसका ये कार्बन का चारों का चार ग्रुप अब अलग अलग हुआ या सेम हुआ? तो बोलेंगे अब सर अलग है, क्योंकि आइसोटोप जो होता है ना ये अब सेम एटम नहीं है। असल में ये अलग हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स है, एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये आइसोटोप्स है, तो बोलेंगे ये दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया। क्लियर है? तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा कायरल सेंटर है।
स्पष्ट है, ध्यान से समझ में आ रहा है? इसका मतलब ऑक्सीजन का हम आइसोटोप यूज किए। अब ये कायरल सेंटर है तो ये लाइट को रोटेट करेगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है ना? ये क्या कहलाएगा बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है? मिटाया जाए, आगे बढ़ते हैं। कार्बन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और ये भी समझना है कि हर कंपाउंड जो भी हम ले रहे हैं सब sp3 हाइब्रिडाइज था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ C डबल बॉन्ड C बना रहे हैं, ठीक, यहाँ CH3 बना रहे हैं और यहाँ पे H बना रहे हैं, यहाँ पे H बना रहे हैं और यहाँ पे क्या है बोलो? CH3 बना रहे हैं। क्या ये मॉलिक्यूल हमारा कायरल हो सकता है? तो बोलेंगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन सेम सेम है, 3 ग्रुप सेम सेम, यहाँ 3 ग्रुप सेम सेम। इसके ऊपर आते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चा चेक करो जरा, sp2 होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो? sp2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हो गया तो बोलेंगे अब ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं कहला सकता, इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन ये स्टीरियो आइसोमर था ना बोलो, सिस ट्रांस था ना, तो बोलेंगे इसमें स्टीरियो सेंटर होगा। क्या होगा बोलो? जो कि आगे का टॉपिक है हमारा, आगे डिस्कस करेंगे। स्टीरियो सेंटर होगा। स्टीरियो सेंटर किसको कहते हैं? कि अगर इस कार्बन के अराउंड हम ग्रुप को चेंज कर दें, जैसे इसको H को यहाँ ले आए, CH3 को यहाँ ले आए, तो ये एक नया आइसोमर हमको बना के दे देगा, जिसको ट्रांस बोलेंगे ना। तो वही तो स्टीरियो आइसोमर है कि अगर इधर वाले को हम फिक्स रखें, ये ग्रुप को हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो इंटरचेंज करने से अगर ये दूसरा कंपाउंड बन जाए, इसका मतलब इसके ज्योमेट्री में परिवर्तन आ गया, अब ये हमारा स्टीरियो आइसोमर है, तो बोलेंगे ऐसा सेंटर जिसके अराउंड अगर हम ग्रुप्स को चेंज कर दें और ग्रुप्स को चेंज करने पर नया आइसोमर हमको मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। तो इसका मतलब इसके पास 2 स्टीरियो सेंटर है। क्या है बोलो? स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पास कितना स्टीरियो सेंटर है? 2 स्टीरियो सेंटर है। समझ आया? स्टीरियो सेंटर कहां से आया? तो स्टीरियो आइसोमर से आया है ना, स्टीरियो आइसोमरिज्म से। तो बोलेंगे ये इसके पास कायरल सेंटर नहीं है, बोलेंगे इसके पास कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर के लिए हमारा रिक्वायरमेंट sp3 होना चाहिए। अगर sp2 हो गया तो बोलेंगे अब हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है। तो देखो बच्चा, आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं किए थे ना, उन सभी चीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए माइन्यूटली इस लेक्चर को वॉच करना है, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पे एक भी कायरल सेंटर नहीं हम लिख के काट दिए हैं, लेकिन हाँ स्टीरियो सेंटर इसके पास है 2, क्योंकि अगर इसको हम चेंज करेंगे ग्रुप्स को तो नया आइसोमर मिल जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो नया आइसोमर मिल जाएगा। मतलब इसको फिक्स रखते हैं, इसको चेंज कर लेंगे तो बोलेंगे नया आइसोमर मिल जाएगा। कहानी क्लियर है? तो बोलेंगे स्टीरियो सेंटर है लेकिन हमारे पास कायरल सेंटर नहीं। तो स्टीरियो सेंटर वाले टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक का नाम आज हम ले रहे हैं जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब आगे डिस्कस होने वाला है आगे के लेक्चर्स में। क्लियर है कहानी? तो ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? डबल बॉन्ड पे। अब हम कहते हैं सर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को देख लेते हैं, क्या इसके पास हमारा है, इसके पास हमारा कायरल सेंटर है? तो बोलेंगे नहीं सर ये तो हमारा sp कार्बन है। क्या है बोलो बच्चा? sp कार्बन है, तो sp3 होना चाहिए। तो बोलेंगे इसके पास भी हमारा कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, एक सिग्मा बीच वाला सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा मतलब क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में तो हमारा होता ही नहीं, हमारा sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3। sp में नहीं होता है ना, या sp2 में हमारा कायरल सेंटर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो बोलेंगे सर कायरल सेंटर होने के लिए ना वो ग्रुप 3D में होना चाहिए। sp2 का मतलब हो गया एक प्लेन में आ गया सारा ग्रुप, और एक प्लेन को अगर हम देखा जाए तो इधर जैसा उसका हिस्सा होगा वैसा ही हिस्सा इधर होगा। इसका मतलब वहां पे कोई डिफरेंट कंपाउंड हम बना ही नहीं सकते हैं। बात को समझना, आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे जब हम लोग इनांसियोमर पढ़ेंगे कि अगर एक कंपाउंड है उसको मिरर के सामने रखा जाए तो उसका अगर मिरर इमेज बनेगा, इसको उठा के दूसरे के ऊपर अगर रखेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। क्लियर है? तो वो 3D में ही संभव है। 2D में तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल को अगर हम दोनों हिस्से में देखेंगे, इधर देखेंगे या इधर देखेंगे, उसका तो सेम शेप होगा ना। तो बोलेंगे जब उसमें कुछ डिफरेंट आ ही नहीं पाया तो बोलेंगे इसलिए उसको हम लोग कायरल नहीं बोल सकते। कायरल मतलब क्या होता है? उसका मॉलिक्यूल का चारों ग्रुप्स अलग अलग चीज से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ऐसा समझो, उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कायरल में मतलब क्या होता है? सब चीज अलग अलग, चारों ग्रुप अलग अलग है तो उसमें सिमेट्री, कहीं से भी सिमेट्री नहीं आना चाहिए। सिमेट्री किसको बोलते हैं आगे हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बोल देते हैं ये मॉलिक्यूल ए है ना, तो ए में एक देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 भाग में बांट रहा है, तो कायरल का मतलब उसके अंदर सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और sp2 जब भी बनता है तो sp2 एक प्लानर शेप होता है, और प्लानर शेप के हम इधर देखें या इधर देखें हमको सिमेट्री ही नजर आएगा। बस समझ में आ रहा है? कोई भी चीज प्लेनर है ना, प्लेन है, उसके इधर देखो या इधर देखो सिमेट्री नजर आएगा, इसलिए हम बोलेंगे वहां पर हम लोग कायरल सेंटर को नहीं ढूंढते। कहानी क्लियर है? अगर नहीं लॉजिक क्लियर होगा तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जो भी पॉइंट में दिक्कत है वो सब चीज हमारा आगे क्लियर होगा। कहानी क्लियर है? चलो, तो यानी कि sp3 वाला हम अच्छे से क्लियर कर लिए है ना, sp3 वाला हम अच्छे से क्लियर कर लिए। कायरल हम किसको देख लिए? तो कायरल कार्बन को देख लिए, कायरल कार्बन का सभी डिफिनेशन देख लिए। अब हम आगे आते हैं, क्या हमारा नाइट्रोजन, कार्बन के पास नाइट्रोजन देखते हैं, क्या हमारा नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर रख सकता है?
हमेशा कार्बन तो होगा नहीं, क्योंकि कायरल सेंटर तो कुछ भी हो सकता है। कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं, कार्बन की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो बोलेंगे देखते हैं एक बार नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बच्चा, बोलो तो बोलेंगे सर 3 बॉन्ड। इधर हम मिथाइल लगा देते हैं, ठीक, इधर हम क्या लगा देते हैं C2H5 इथाइल लगा देते हैं, और इधर H लगा देते हैं। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है ना, तो इसमें तीनों ग्रुप हमारा सेम है ना हाइड्रोजन। बोलेंगे हम तीनों ग्रुप को अलग अलग कर दिए, है ना, और हमको मालूम है एक लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास होता ही है। तो अगर कायरल सेंटर चेक करना है तो पहला काम मेरा क्या है, जिस भी एटम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो बोलेंगे सर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब भी हमको निकालना है तो बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ एलपी मतलब लोन पेयर, सबको जोड़ देते हैं। और इसका कैलकुलेशन मान लो जोड़ने के बाद हम उसको नोटेशन दे रहे हैं जेड से, तो जेड का वैल्यू अगर 4 आ गया, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, या चारों का 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो अगर 4 हो गया तो हाइड्रोजन होगा sp3। जेड जोड़ने के बाद सभी चीज को जोड़े, मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना लोन पेयर, जोड़ने के बाद 3 आया तो हाइड्रोजन होगा sp2, और जोड़ने के बाद अगर 2 आया तो हाइड्रोजन होगा sp। क्लियर है? तो हाइड्रोजन को भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से कि हाइड्रोजन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड को नहीं देखते हैं, लोन पेयर को भी हम लोग देखते हैं ना। हमेशा हम लोग सिग्मा बॉन्ड को नहीं देखते हैं, लोन पेयर को भी देखते हैं। तो बोलेंगे सर इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। जोड़ने के बाद अगर हमारा 4 आ जाता है तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp3। अब sp3 तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या, कि इस एटम के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इसको देखा जाए, क्या ये तीनों अलग अलग है या सेम, चारों अलग अलग है या सेम है, तो बोलेंगे बिल्कुल चारों अलग है। ये लोन पेयर भी अलग ग्रुप है, इन सभी से तो अलग है ना। इसका मतलब बोलेंगे सर इसका चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या यू का तीनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप और लोन पेयर भी अलग है। तो इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा कायरल नाइट्रोजन है, या इसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, कायरल नाइट्रोजन है या कायरल सेंटर, इसको हम लोग कहेंगे। कहानी स्पष्ट है एकदम 100%। आज बेहतरीन एग्जांपल करने वाले हम लोग, एकदम हमारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कायरल नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 लोन पेयर होगा। क्या नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, बोलेंगे बिल्कुल बना सकता है, उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलेंगे ये सब चीज सीखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग का, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज को हम समझेंगे। तो चलो इधर H लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, और यहाँ पे C2H5 लगा देते हैं, और 1 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है बच्चा, अगर 4 बनाएगा तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलेंगे कैसे हुआ, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया से समझते हैं। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर, और बगल में रखा हुआ है H+। तो ये सब चीज आगे आगे लेक्चर में समझ में आएगा। ये सब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बनाया। तो बोलेंगे इसके पास लोन पेयर है, तो ये हमारा लुईस बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस बेस। और इसके पास H+, इसका मतलब हम इसको एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो एसिड और बेस में रिएक्शन होगा, ये अपने लोन पेयर को इसको डोनेट करेगा। जैसे डोनेट करेगा तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना ही रहा था, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये डोनेट किया, जैसे डोनेट करेगा तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि खुद का लोन पेयर डोनेट किया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई किए थे। ठीक है, ये सब चीज आगे हम लोग डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चूंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है तो उतने डिटेल में यहाँ पे हम इसको इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ समझना है कि हमारा जैसे अटैक करेगा तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बन जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया है, पहले इसके पास डेफिशिएंसी था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हाइड्रोजन हो गया न्यूट्रल, जो कि हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील भी किए थे इस चीज को, ये कैसे बनता है। क्लियर है? तो चलो अब जरा चेक करते हैं, क्या ये नाइट्रोजन कायरल नाइट्रोजन कहलाएगा क्या। तो चेक करो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो बोलेंगे सर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, चारों का 4 सिग्मा है, तो बोलेंगे अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो जेड का वैल्यू 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो चेक करो चारों ग्रुप अलग अलग है या सेम है, तो बोलेंगे बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब ये हमारा कायरल नाइट्रोजन कहलाएगा। क्या ये कार्बन कहला सकता है कायरल, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका 3 ग्रुप सेम है। इथाइल में तो अभी हम समझे थे, इसमें खोल के अगर लिखेंगे CH2 और CH3 तो इसमें 2 ग्रुप सेम, इसमें 3 ग्रुप सेम, तो इसमें यही एक कायरल सेंटर कहलाएगा, और इससे ज्यादा कायरल सेंटर यहाँ हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको नोट करना एकदम आराम से नोट करना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कायरल कार्बन के बाद हम लोग कायरल नाइट्रोजन को भी डील कर लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग और देखते हैं कि ऑक्सीजन में कायरल सेंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों ध्यान से, बोलेंगे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, तो बोलेंगे सर 2 बॉन्ड बनाता है। दोनों बॉन्ड हमारा, मान लो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो 2 बॉन्ड है इसमें, तो 2 लोन पेयर है। तो क्या ये कायरल ऑक्सीजन कहला सकता है, बोलेंगे नहीं सर नहीं कहला सकता, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे नो कायरल
सेंटर, है ना, इसमें कायरल सेंटर नहीं होगा। क्लियर है? इसके पास कहते हो कि दोनों ग्रुप सेम सेम होगी। अब हम ग्रुप चेंज कर देते हैं, इधर CH3 लगा देते हैं, इधर H लगा देते हैं, अब दोनों लोन पेयर है। क्लियर है? तो बोलेंगे क्या सर अब ये हमारा कहला सकता है कायरल कंपाउंड, ये कायरल मॉलिक्यूल? बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि इसके पास दो जो लोन पेयर है दोनों सेम सेम है। और समझ में आएगा? ये भी कायरल नहीं होगा, मतलब नो कायरल सेंटर, इसके पास भी कायरल सेंटर नहीं। तीसरा एग्जाम्पल देखो हम क्या करने जा रहे हैं। हम बोलेंगे CH3 है, O है, यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पर लोन पेयर। क्या अब? तो बोलेंगे सर अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो लोन पेयर तो सेम सेम हो गए। तो देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन ना H+ के साथ करा रहे हैं। ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक, जैसे डोनेट किया तो बोलो क्या होगा, जैसे अभी नाइट्रोजन का केस बना था, O है, यहाँ पे C2H5 है। लोन पेयर जैसे डोनेट करेगा O और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एक प्लस चार्ज आ गया और एक लोन पेयर इसके पास अभी भी मौजूद है। देखो ध्यान से, एक लोन पेयर अभी भी। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास अभी भी है, क्योंकि दो में से एक ही डोनेट किया था ना, एक तो बच गया। अब जरा चेक करो ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, तो 3 बनाया तो प्लस चार्ज आ गया। कहा जाता है कि जो भी एटम जितना बॉन्ड बना सकता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, अगर 3 बना लेगा तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन 3 बनाता है, 4 बना लिया तो प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? और जो एटम जितना बॉन्ड बना सकता है उससे कम बनाएगा तो निगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, ऑक्सीजन 2 बनाता है ना, ऑक्सीजन कितना बनाता है बोलो बच्चा, 2 बनाता है, अभी कितना बना रहा है, 1 बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ, इसको आगे सीखेंगे हम लोग। जो भी एटम जितना बॉन्ड बना सकता है उससे ज्यादा बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और उससे अगर कम बना लेगा तो क्या आएगा बोलो, माइनस आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे नाइट्रोजन अभी 4 बनाया था प्लस, उसी प्रकार अब इसको चेक करो इसका हाइब्रिडेशन। तो बोलेंगे हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और एक लोन पेयर, 4 हो गया, जेड का वैल्यू तो sp3। अब चेक करो चारों ग्रुप अलग अलग है या सेम है, तो बोलेंगे एक कार्बन, इधर इथाइल है, इधर इथाइल, इधर मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर, चारों अलग है ना, इसका मतलब ये कायरल ऑक्सीजन अब हमारा हो गया। इसका मतलब इसके पास अब हमारा कायरल सेंटर मिल गया। स्पष्ट है कहानी? तो बोलेंगे सर अब हमारा कायरल सेंटर होगा। तो देखो कितना बेहतरीन एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कायरल सेंटर के ऊपर, आज पूरा लेक्चर को कायरल सेंटर के ऊपर ही फोकस करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग नाइट्रोजन को सीख लिए, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को भी सीख लिए, सल्फर को जरा देखते हैं, है ना। तो बोलेंगे अलग अलग एटम में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा सल्फर कायरल हो सकता है। तो उसके लिए हम देखो बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर को याद रखना, पहले भी हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं। H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इधर होता है OH, इधर होता है OH। तो बोलेंगे कायरल सेंटर डिस्कस करने से पहले उस एटम का हाइब्रिडेशन जरूर चेक कर लो। अगर मान लो हाइब्रिडेशन sp2 आ जाए, sp आ जाए, तो आगे चेक करने का आवश्यकता नहीं। तो चेक करते हैं इस सल्फर का, बाकी ऑक्सीजन का तो नहीं होगा क्योंकि दो लोन पेयर। ठीक है, तो बोलेंगे चलो ये तो हमको दिख रहा है, ये OH सेम है तो कायरल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका हाइब्रिडेशन चेक कर लो। तो बोलेंगे देखो एक सिग्मा, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। तो देखो इस सल्फर के पास ना 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब जेड का वैल्यू 4, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन हमारा sp3 हो गया। हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर लिया। क्या अब हम इसको कायरल कह सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों OH ग्रुप हमारा सेम है। तो ये मतलब हमारा कायरल सेंटर CC लिख दें, कायरल सेंटर इसके पास नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा ग्रुप को चेंज करते हैं। क्या करते हैं बोलो बच्चा, थोड़ा सा ग्रुप को यहाँ पे चेंज करते हैं। हम वापस से बनाते हैं। देखो क्या बगल में बना रहे हैं, इसको फोकस करना। H डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर OH है, लेकिन इस बार आइसोटोप यूज करते हैं, O16 और O18। अब हमको समझाना है क्या ये सल्फर अब हमारा कायरल सल्फर कहलाएगा क्या? बोलेंगे सर हाइब्रिडेशन तो अभी निकाले थे, लिख लेते हैं इसका हाइब्रिडेशन, तो फिर से sp3 आएगा। इस बार ये ग्रुप भी अलग है, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन सेम हो गए, तो अभी भी यहाँ पर CC हमारा मतलब कायरल सेंटर नहीं है। क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बेहतरीन एग्जांपल करेंगे अभी। ये हमारे इसके पास कायरल सेंटर नहीं होगा। अगर देखो ध्यान से कायरल सेंटर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कायरल सेंटर एगो रहेगा तो कहेंगे वो हमारे लाइट को रोटेट करेगा, ये सब लाइट को रोटेट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है कहानी की नहीं है? इसके पास कायरल सेंटर ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, फिर से हम बना रहे हैं H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर OH लिख रहे हैं, इधर OH लिख रहे हैं, ये O16 ये O18, यहाँ भी 16 और यहाँ पे 18। अब देखो ध्यान से हाइब्रिडेशन चेक करो। बोलेंगे सर अब देखो सल्फर ना यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है बच्चा, 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल को तोड़ता है। देखो ऑक्टेट रूल मतलब कितना होना चाहिए, उस सेंट्रल एटम के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इस सेंट्रल एटम जो कि सल्फर है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। गिनो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब 2 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड 4 2 6 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। सब हमारा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है ना, मतलब सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, जिसको हम लोग लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, एकदम गारंटी है बात, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा
सिग्मा सिग्मा सिग्मा और बाकी पाई 2 ठो, तो बोलेंगे 4 सिग्मा मिला, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 हो गया, अब ग्रुप चेक करो, ये ऑक्सीजन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, क्योंकि O18 16 है, ये दोनों अलग है, इसका मतलब ये हमारा कायरल सल्फर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो बच्चा? कायरल सेंटर है इसके पास, कायरल सेंटर है, तो इसको हम बोलेंगे कायरल सल्फर। क्या बोलेंगे? कायरल सल्फर। स्पष्ट है कहानी? तो हम बोलेंगे इतना कहानी हम लोग यहाँ पर समझे, मतलब अलग अलग तरह से हम कायरल सेंटर को समझे। अब इसके पास अगर एक कायरल सेंटर है तो इसके सॉल्यूशन से, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ध्यान समझो, इसमें अलग अलग आइसोटोप यूज किए हैं। अगर इस सॉल्यूशन से, सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं? H2SO4, हर ऑक्सीजन एक जैसा होता है उसमें ना, O18 वाला नहीं कहानी होता, तो वो तो अकायरल हो जाता, कायरल होता नहीं। तो अगर ये कायरल है, अब इसके सॉल्यूशन से अगर हम PPL को पास करेंगे तो वो लाइट हमारा डेविएट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, इसका मतलब ये लाइट को रोटेट करेगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है? 100%। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को समझे। अब हम लोग देखो तभी से बात कर रहे हैं ना कि अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तभी होगा, sp2 हुआ तो नहीं होगा। तो देखो ऐसे केस में भी बच्चे हम लोग फंस सकते हैं जहां पे दिखने वाला एटम हमको क्या नजर आएगा, तो बोलेंगे सर ये sp3 नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद वो sp3 नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन बनाए, यहाँ पे CH3 बनाए, यहाँ पे C2H5 बनाए, यहाँ पे H बनाए और यहाँ पे लोन पर बनाए। तो देखो चारों ग्रुप अलग अलग है, लोन पेयर, मिथाइल, इथाइल और हाइड्रोजन, तो बोलेंगे ये हमारा कायरल नाइट्रोजन है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ये लोन पेयर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, ध्यान से सुनो, ये लोन पेयर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, इसलिए ये अलग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? ये ऐसा भी कह सकते हैं कि लोन पेयर हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए तो इसको हम लोग sp3 निकाल पा रहे हैं। अगर ये लोन पेयर हमारे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होता तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रहता, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 आता, लेकिन चूंकि ये लोन पेयर हमारे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? Z का वैल्यू 4 आया होगा और हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखो थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कहानी में, बोलेंगे नाइट्रोजन है, इधर CH3 है, यहाँ H है और इधर एक हम बेंजीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो बच्चा? बेंजीन बनाते हैं। ये बेंजीन है कि नहीं है बोलो? और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर रखता है। अब क्या ये हमारा कायरल नाइट्रोजन कहलाएगा क्या? देखो ये तो नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके पास तीनों सेम हाइड्रोजन है, यहाँ पे जितना है सारा का सारा sp2 है, तो इधर तो नहीं कहलाएंगे। नाइट्रोजन के ऊपर हमको डाउट है तो चेक कर लेते हैं क्या नाइट्रोजन कायरल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे बच्चा चेक करते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, सिग्मा और एक लोन पेयर, इसका मतलब 4 अलग अलग है, मतलब 4 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो Z का वैल्यू 4 हुआ। Z का वैल्यू 4 क्या है, ये सब चीज़ तो हम लोग डिस्कस किए हैं, तो हम बोल सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर sp3 और चारों का चारों ग्रुप अलग है कि नहीं है, हाइड्रोजन मिथाइल और इसको फिनाइल बोलते हैं, और एक लोन पेयर, चारों का 4 अलग है, तो बोल सकते हैं ये हमारा क्या है बोलो? कायरल है। ठीक होगा, और इसी पे आप लोग टिक भी मार के आएंगे कायरल, लेकिन हो जाएगा ये स्टेटमेंट गलत क्योंकि ये हमारा कायरल नहीं है, ये क्या है हमारा बोलो? ये हमारा अकायरल है। बोलेंगे सर कैसे? जब चारों ग्रुप अलग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो ये कायरल कैसे हो गया? क्या बोलेंगे सर यहाँ पे कायरल सेंटर है ही नहीं। तो चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं क्या क्या कहानी है। तो बोलेंगे देखो बच्चा, इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये हमारा लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। क्या है बोलो? लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। लोकेलाइज्ड लोन पेयर का मतलब क्या हुआ? ये लोन पेयर इसी एटम पर रहेगा, ये इधर से उधर भाग नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोन पेयर एक एटम से दूसरे एटम पे कब जाता है? जब लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाता है, तो बोलेंगे चार्ज हमारा माइग्रेट कर जाता है। क्लियर है ना? तो बोलेंगे ये लोन पेयर तो इसी के ऊपर है, तो बोलेंगे इसको लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं, तो यहाँ के हम वसिंदा हो गए, इसका मतलब यहाँ के हम क्या हो गए? लोकेलाइज्ड हो गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कभी इस महीने यहाँ रह रहे हैं, अगले महीने कटिहार चले जा रहे हैं, अगले महीने पटना चले जा रहे हैं, उसके बाद दिल्ली चले जा रहे हैं, तो मतलब हम ये लोकेलाइज्ड यहाँ के नहीं हो पा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो लोकेलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर ये लोन पेयर उसी एटम के ऊपर है, या कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज है, वो एक ही एटम के ऊपर फिक्स है, वो घूम नहीं सकता, तो उसको बोलेंगे लोकेलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस लोन पेयर को जरा देखो क्या हो रहा है। तो बोलेंगे सर इस एटम के ऊपर लोन पेयर, बगल में सिग्मा बॉन्ड, बगल में पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस का कंडीशन था। क्या था बोलो? रेजोनेंस का कंडीशन। सब चीज को मिला के हम इस लेक्चर को बनाए बच्चा, सब चीज को, पहले के भी चीज को मिला के इस लेक्चर को बना रहे हैं ना, तो बहुत बेहतरीन लेक्चर है हमारा, हर चीज का क्लियर होगा यहाँ पर। तो बोलेंगे sp3 लग रहा था, लेकिन ये sp3 देखो होता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो बोलेंगे ये लोन पेयर क्या चला गया? रेजोनेंस में गया ना, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो अगर ये रेजोनेंस में चला गया तो क्या अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा? बोलेंगे नहीं, ये अब तो हमारा किस में चला गया? रेजोनेंस में। तो बोलेंगे दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस,
तो इसका मतलब जैसे ही ये रेजोनेंस में चला गया, इसका मतलब अब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा देखेंगे, अभी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बोलेंगे अब ये हमारे रेजोनेंस में चूंकि जा चुका है, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब इसके हाइब्रिडाइजेशन में अब हम इसको लोन पेयर को काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, लोन पेयर को गिन नहीं सकते, क्योंकि लोन पेयर अब हमारा किस में चला गया है, तो बोलेंगे हमारा रेजोनेंस में चला गया। तो रेजोनेंस में चला गया तो अब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। इसका मतलब यहाँ जेड का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और एक बार sp2 हो गया तो हम कायरल को चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल कब होता है, जब उसके पास sp3 कार्बन रहता है। कहने का मतलब समझ आ रहा है। तो देखो दिखने में ये लग रहा था कायरल, लेकिन होगा नहीं। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर ही नहीं है। जिसके पास कायरल सेंटर होता है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है। अगर कायरल सेंटर एक हो तो, एक से ज्यादा हो तो इनएक्टिव भी हो सकता है, जिसको हम लोग मीजो कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो चलो अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे हमारा रेजोनेंस में पार्ट लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया है ना, sp3 से sp2 हो गया। जरा समझ लेते हैं। तो देखो ध्यान से करेंगे क्या, बोलेंगे इसका हम ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सर ये लोन पेयर इस पे जाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट के इधर जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चा बोलो कैसे बनेगा, तो बोलेंगे देखिए ऐसे बनेगा सर, ये नाइट्रोजन है, ये CH3 है। अच्छा, बोलेंगे जैसे ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आया तो इस कार्बन पे माइनस, ये डबल बॉन्ड तो सुरक्षित है, यहाँ प्लस, प्लस और लोन पेयर मिलके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। ये -H फिर माइग्रेट करेगा। देखो रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस अगर पढ़ चुके हैं तो उसी चीज को अप्लाई किए कि लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस में था, तो ये लोन पेयर जैसे ही इस एटम के पास आएगा तो ये बॉन्ड टूट के आगे जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ बचेगा प्लस, प्लस और लोन पेयर मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस। देखो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे, कोई भी एटम जितना बॉन्ड बना सकता है उससे अगर ज्यादा बनाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। देखो लोन पेयर था वो गायब हो गया, प्लस चार्ज आ गया। अब इस नाइट्रोजन एटम का जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, तो बोलेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक तो पाई आ गया। तो अगर 3 सिग्मा है और लोन पेयर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जैसे ही एक बार इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो अब हम क्या बोलेंगे, इसमें हम कायरल सेंटर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि कायरल सेंटर हम तभी चेक करते हैं जब हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। कहानी स्पष्ट है बच्चों। तो देखो हम लोग कायरल सल्फर, कायरल नाइट्रोजन और ऐसा लोन पेयर जो कि दिख रहा था कि लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। क्या ये मेरा स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेना, रेजोनेंस में चला जाना, ये बात क्लियर है? उसी बात को हम समझना चाह रहे हैं। लोन पेयर देखो यहाँ पे ना, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, तभी तो हम गिने 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, जेड का वैल्यू 4। यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है ना, इसलिए बोलेंगे इसके हम लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। कहानी स्पष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ढेर सारा एग्जांपल हम लोग चेक किए हैं, आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा कायरल सेंटर में क्या क्या कहानी बन सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल हमारा कायरल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। देखो ध्यान से, अब कुछ हम ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाते हैं, देखते हैं, ठीक। ये एक मॉलिक्यूल बना, देखो हर जगह कार्बन है कि नहीं, हर जगह हमारा कार्बन है, हर जगह हमारा कार्बन है, हर जगह हमारा कार्बन है। क्या इसके पास कायरल सेंटर है कहीं भी, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन होगा कि नहीं बच्चा, बोलो 3 हाइड्रोजन होगा इसके साथ जुड़ा, तो तीनों का तीनों सेम हाइड्रोजन, तो कायरल हुआ नहीं। यहाँ पे क्या होगा, बोलो ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 ग्रुप सेम हो गया। इसके पास देखो तो बोलेंगे ये, अब इसको मिटा देते हैं, समझ जाना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पर अजीब लगता है। तो बोलेंगे ध्यान समझो, ये वाला कायरल नहीं हुआ, ये भी कायरल नहीं हुआ। क्या ये कायरल होगा, बोलेंगे 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। क्या ये कायरल होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, ठीक। देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ पे क्या है, बोलो कार्बन है, इस कार्बन को क्या हम CH3 लिख सकते हैं, चलो CH3 लिख लेते हैं, इसको भी क्या लिख लेते हैं, CH3 लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे ये कायरल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन था। ये कायरल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास CH2 था, क्या, तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है। ये कायरल क्यों नहीं होगा कि 3 हाइड्रोजन, ये कायरल क्यों नहीं है, 3 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। तो ये सब कोई कायरल नहीं है। ये कायरल है क्या, बोलेंगे नहीं सर ये भी कायरल नहीं है, इसके पास 3 हाइड्रोजन। क्या ये वाला हो सकता है, बोलेंगे सर ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इसके साथ एक हाइड्रोजन छुपा हुआ, ये हम जान रहे हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, ये वाला ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इस कार्बन पे फोकस करोगे तो इसके साथ पूरे वाले को एक ग्रुप मानना, तो ये ग्रुप अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये मिथाइल, लेकिन ये दोनों मिथाइल सेम सेम हो गया, तो इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। लास्ट बचाइए, इसको चेक करो, इसके साथ एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन होगा, और ये ग्रुप को देखो, क्या ये ग्रुप तीनों ग्रुप से अलग है, बोलेंगे बिल्कुल। ये देखो इथाइल है, मिथाइल है, और इसको आइसोप्रोपाइल बोला जाता है। तो ये ग्रुप अलग हो गया, एक हाइड्रोजन अलग हो गया, इसका मतलब चारों ग्रुप अलग हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा sp3। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, हमेशा sp3।
तो बोलेंगे सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों ग्रुप देखो मिथाइल इथाइल और इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोप्रोपाइल, जिसके ऊपर एक लेक्चर हम बना देंगे। कौन सा ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, उसको हम आगे बना देंगे। तो इस ग्रुप को समझो ये अलग है ना फिलहाल, तो बोलेंगे हाँ अलग है। इसका मतलब ये सेंटर जो है कार्बन सेंटर क्या है? कायरल सेंटर कहलाएगा। स्पष्ट है? आराम से नोट करो और इस लेक्चर को धीमे धीमे देखते चलना है समझ के। अब इसके पास अगर एक कायरल सेंटर है तो हम क्या बोलेंगे? सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 100% रोटेट करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा OA यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। स्पष्ट है कहानी? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कहानी और समझते हैं क्या क्या हो रहा है हमारा। तो बोलेंगे बॉन्ड लाइन में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं और चेक करते हैं। देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे CH3 लगा दिए। क्या ये हमारा कायरल सेंटर होगा? तो बोलेंगे चेक करते हो। देखो बॉन्ड लाइन है, इसको समझना है, यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये sp कार्बन हो गया। ये भी ये कार्बन क्या होगा? sp हो जाएगा। ये वाला कार्बन तो बोलेंगे डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। ये भी हमारा sp2 हो जाएगा। तो यहाँ तो चेक ही नहीं करना है। इसमें चेक नहीं करेंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन हो गया। बचा कौन कार्बन? ये वाला, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन। इधर देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला है और इधर क्या है? डबल बॉन्ड वाला। तो ये दोनों सेम है या अलग अलग है? तो बोलेंगे इधर अलग ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, बिल्कुल अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है? तो बोलेंगे इसका मतलब ये हमारा कायरल सेंटर हो गया। समझ आया? अगर एक कायरल सेंटर है तो हम बोलेंगे ये हमारा लाइट को रोटेट करेगा और इसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फेनोमेना शो करेगा। इसका मतलब इसका दूसरा कंपाउंड अगर बनाएंगे तो ये वाला कंपाउंड अगर लाइट को 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका जो दूसरा कंपाउंड जो इसका मिरर इमेज बनेगा, आगे हम लोग इसी बात को समझेंगे इनांशियोमर में, वो लाइट को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ। और अगर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो जाएगा तो उसको हम लोग इनांशियोमर कहेंगे। क्लियर है? तो आगे का कहानी है, धीरे धीरे इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ समझने के लिए हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये भी कहानी हो गया हमारा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। क्या इसमें एक भी कायरल सेंटर है? तो बोलेंगे देखो हर जगह 2-2 हाइड्रोजन होगा, तो बोलेंगे कायरल सेंटर नहीं है। ठीक, अब जरा चेक करो क्या इसके पास कायरल सेंटर है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला ये पांचों का 5 तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो कोई कायरल सेंटर नहीं। इसको जरा देखो तो बोलेंगे इसका एक ग्रुप मिथाइल एक ग्रुप हाइड्रोजन। हमको क्या ये वाला ग्रुप और अब ध्यान समझो, जब हम इस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं जिसमें चारों का चारों अलग अलग वैलेंसी है तो यहाँ पे तो चेक करना आसान है एकदम। ना बोलो बच्चा, यहाँ पे तो चेक करना एकदम आसान कहानी है, इसमें तो कोई लफड़े नहीं है, चारों का चार। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अलग है, CH3 अलग है, लेकिन इस वाले ग्रुप को देखो और इस वाले ग्रुप को देखो, ये कैसा दिख रहा है? तो बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा सा जज करना टफ है, इसी बात को हमको सीखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस कार्बन को देख रहे हैं, इस कार्बन को देखो, इसका ये ग्रुप अलग है ना, ये ग्रुप अलग है, सब अलग है। लेकिन इस कार्बन को देखो, ये हाइड्रोजन ये मिथाइल अलग अलग है, लेकिन इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप क्या है? सेम है। कैसे सेम है? देखो ध्यान से, यहाँ लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ है CH2, तो एकदम सेम है। अगर सेम हो तो थोड़ा आगे बढ़ के चेक कर लेते हैं, कहीं आगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। बात को समझना हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे पहला आइटम कार्बन डिफरेंट है इससे, तो बोलेंगे ये दोनों ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे जैसे हम आगे गए चेक करने के लिए तो दोनों CH2 मिल गया, तो हम बोले चलो थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कहीं आगे अलग है या सेम है। तो बोलेंगे आगे बढ़े तो फिर CH2 फिर CH2 फिर सेम हो गया, और लास्ट में पहुंचे तो CH2 पर ही पहुंचे, मतलब इधर से पहुंचे और इधर से पहुंचे तो सेम हो गया। और अगर दो ग्रुप हमारा सेम हो जाए, ये मान लो X है ये भी X है, तो बोलेंगे अब हमारा कायरल नहीं होगा। तो इसमें बहुत डिफरेंस है बच्चा, देखो ध्यान से, ये तो बहुत आसान होता है चेक करना, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन ये ज़्यादा मज़ेदार है समझना। बोलेंगे हम क्या करना है, इस कार्बन जिस पे खड़े हैं इसका दोनों ग्रुप देखे अलग अलग है, इधर वाला ग्रुप देखो क्या सेम है। तो बोलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लेक्चर तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करें, इधर का और इधर का एकदम सेम अगर हमको दिखे, इसका मतलब दोनों रास्ता सेम है, इसका मतलब दोनों ग्रुप सेम हो गया, तो इसका मतलब इसके पास कायरल सेंटर नहीं होगा। अगर इसको डीपली समझो तो कैसे समझना है, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन अलग अलग है, इसका जो ये वाला कार्बन जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला कार्बन इसके और इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वही हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों सेम है अलग। तो जैसे चेक किए तो दोनों सेम निकला, तो सेम निकल गया, तो कि हम आगे बढ़ के चेक करते हैं क्योंकि ये कंपाउंड अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी जुड़ा हुआ है। इस दोनों को देखें, दोनों CH2 फिर सेम हो गया, और एंड में गए तो एंड में भी हमारा CH2। क्लियर है? तो बोलेंगे दोनों डायरेक्शन से हमारा सेम ग्रुप था।
इसलिए ये हमारा कायरल सेंटर इसमें नहीं होगा, यानी कि CC इस कंपाउंड में नहीं होगा। स्पष्ट है? बेहतरीन एग्जाम्पल कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। अगर इसके पास कायरल सेंटर नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और ये हमारे लाइट का रोटेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से यही कंपाउंड बना रहे हैं बच्चा, देखो फिर से हम यही कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे लगा दिए CH3, एक H तो छुपा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं बोलो बच्चा? यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या लगा देते हैं बोलो? CH3 लगा देते हैं। अब जरा चेक करो तो बोलेंगे ये वाला देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये और ये, इसको चेक करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है। अगर दो सेम ग्रुप हो गया तो कायरल नहीं कहेंगे। उसी प्रकार इसको चेक करने का भी आवश्यकता नहीं है। तो चेक कहाँ करेंगे? इस कार्बन को चेक करना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पे देखो सब ग्रुप सेम नहीं, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन सेम है कि नहीं है। तो बोलेंगे जब सेम हो गया तो चेक नहीं किए। यहाँ पे जरा फोकस करो, कार्बन नंबर 1, अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, इसको जरा चेक करो ना कि यहाँ पे सेम है कि अलग है। तो बोलेंगे इसको जरा चेक करते हैं सर। तो बोलेंगे सर एक CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप चेक कर लेंगे, अलग अलग होगा। 4 ग्रुप है कि नहीं है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम था, क्या यहाँ से सब कुछ सेम दिख रहा है? बोलेंगे नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो देखो चेक करते हैं, ये हाइड्रोजन अलग है, ये मिथाइल अलग है। इससे जो ये एटम जुड़ा है इसको जरा चेक करो, ये क्या है? CH2 है और ये वाला CH है। तो क्या दोनों अलग अलग है या सेम है? तो बोलेंगे बिल्कुल अलग है, ये CH है ना, CH के साथ CH3 इधर। तो बोलेंगे ये CH2 ये CH है, दोनों अलग अलग हुआ या सेम हुआ? अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये कायरल सेंटर हो गया। स्पष्ट हो रहा है कहानी? देखो वापस से फिर से बना रहे हैं हम, है ना। तो बोलेंगे सर ये CH3 है, ये CH3 है। इसको जब हम देख रहे थे तो एक CH3 और एक हाइड्रोजन, दो अलग अलग ग्रुप। इसके बाद वाला एटम इसको देखो, क्योंकि इस एटम का जब हम चेक करेंगे कायरल सेंटर तो इससे जुड़ा जो चारों ग्रुप होता है उसको चेक करते हैं। तो ये ग्रुप क्या है मेरा? CH2 और ये वाला ग्रुप क्या है? यहाँ कार्बन और एक ही हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है तो C है। तो दोनों ग्रुप अलग अलग हुआ, इसको हम कायरल बोल दिए। क्लियर है? उसी प्रकार इसके ऊपर आइए जरा, बोलेंगे यहाँ भी वही कहानी है। बोलेंगे सर एक मिथाइल तो एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है कि नहीं? बोलो एक मिथाइल तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा हुआ है कि नहीं इस कार्बन में? बोलो बच्चा ये छुपा हुआ है। तो मिथाइल और H अलग अलग हो गया। अब इससे रिलेटेड जो अलग अलग ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, देखो क्या है? तो बोलेंगे सर यहाँ CH है और इधर क्या है? CH2 है। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? जैसा काम यहाँ किए वैसा काम यहाँ भी तो क्या करेंगे। तो बोलेंगे इसका मतलब ये ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ मिथाइल हाइड्रोजन और ये ग्रुप अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसके साथ CH2 जुड़ा है तो इसके साथ CH जुड़ा है, तो अलग अलग ग्रुप हो गया। इसका मतलब इसके पास कायरल सेंटर है। कितना कायरल सेंटर है बच्चा? बोलो। तो बोलेंगे 2 कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही, एक कायरल सेंटर का होना 100% गारंटी देगा कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके पास 2 कायरल सेंटर है, चेक करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कायरल सेंटर होना गारंटी नहीं है, बात को समझो। कायरल सेंटर होना गारंटी नहीं है ना, कि हमारे पास कायरल सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। बोलेंगे एक कायरल सेंटर होना ये गारंटी है। ठीक है? तो अब बोलेंगे देखो 2 कायरल सेंटर हो गया ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। क्या होता है? तो बोलेंगे दोनों कायरल सेंटर है, यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, है ना, एक ऐसा प्लेन जो कि इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में बांट दे। और अगर 2 इक्वल भाग में बांट देगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। और अगर मिरर इमेज बन जाता है तो आगे हम लोग इनांशियोमर वाले टॉपिक में समझेंगे कि वो दोनों अगर मिरर इमेज बन गया और एक जैसा है तो ये वाला कायरल सेंटर अगर लाइट को इधर रोटेट कर रहा है तो ये वाला उल्टा रोटेट करेगा। इसी को हम लोग इनांशियोमर में बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो अभी चूंकि हमारा कायरल सेंटर का एग्जांपल चल रहा है तो यहीं पे रहने देते हैं टॉपिक को, आगे नहीं बढ़ाएंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो बोलेंगे अगर 2 कायरल सेंटर हो गया और एक POS का मतलब क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हो गया बच्चा? बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो बोलेंगे ये OI कैटेगरी में आ जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव अब नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे होता है आगे समझेंगे। क्लियर? अभी हम लोग कायरल सेंटर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? तो चलो ये एग्जांपल भी देख लिए। इसके पास कायरल सेंटर होने के बाद इसके पास कितना CC है? तो बोलेंगे इसके पास 2 CC, मतलब 2 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर होने के बावजूद ये हमारा कैसा कहलाया? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाया। बच्चा क्लियर है 100%? आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। कायरल सेंटर का एकदम भरमार क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, है ना, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़िए, देखो ध्यान से फिर से करते हैं। हम बोलेंगे बस वही पहचानना है, उस ग्रुप से रिलेटेड हम देखते जाएंगे अगले ग्रुप को। यहाँ CH3 लगाए, यहाँ CH3 लगाए, यहाँ पे CH3 लगाए। क्लियर है? यहाँ पे CH3। अब हमको चेक करना है कि इसके पास कायरल सेंटर है या नहीं। तो बोलेंगे 1 2 3, इन तीनों को तो चेक करने का जरूरत नहीं है, दोनों हाइड्रोजन। इसको चेक करने का आवश्यकता नहीं। हम इस कार्बन को जरा चेक करते हैं। ठीक है? और इसको एक बार अलग से यहाँ बना लेते हैं ताकि वहाँ पे हम रफ वर्क करके आपको समझा पाएँ कि क्या हम कहने का कोशिश कर रहे हैं।
ठीक, हमको इस कार्बन को चेक करना है। तो बोलो यहाँ पे एक मिथाइल हुआ तो दूसरा हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, तो दो अलग अलग ग्रुप। अब इस कार्बन से जो ये ग्रुप और ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसको जरा चेक कर लो कि सेम है अलग अलग, तो 100% अलग है। यहाँ पे CH2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा CH, तो बोलो अलग अलग है कि नहीं है। अगर अलग अलग हो गया तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं, अब इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे यहीं पे दोनों ग्रुप हमारा क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जैसे पहला एग्जाम्पल में हम क्या किए थे, कुछ नहीं बनाए थे तो यहाँ CH2 अज्यूम किए थे, तो दोनों ग्रुप सेम सेम था कि नहीं, बोलो। अगर था तो हम आगे नहीं बढ़े थे, अब आगे बढ़े थे, है ना, सॉरी आगे बढ़े थे, आगे बढ़ के फिर से चेक किए थे। तो बोलेंगे इस बार अलग अलग ग्रुप है, यहाँ CH है यहाँ CH2, तो इसका मतलब अलग अलग ग्रुप है, तो आगे बढ़ के चेक करने का आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इसका डिफरेंट ग्रुप्स है, चारों का चार, तो ये कार्यल हो गया। उसी प्रकार देखो फिर से इस चीज को देखते हैं जरा, इस चीज को हम बोलेंगे गौर से जरा समझना। उससे पहले इसको निकाल लेते हैं, ये वाले को देखो, इसका एक मिथाइल हो गया तो एक हाइड्रोजन हुआ। अगला ग्रुप यहाँ क्या है, CH2 है, तो अगला ग्रुप यहाँ क्या है, CH है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ग्रुप अलग हुआ ना, तो इसका मतलब ये हमारा फिर से कार्यल कहला जाएगा। स्पष्ट है कहानी। इसके ऊपर आओ, ये बचा हुआ इसको फ्रेश करो थोड़ा सा, इसको फ्रेश करके वापस से हम बना लेते हैं ताकि फिर से समझा पाए। बहुत स्थिरता के साथ लेक्चर को हम शूट कर रहे हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट बारीकी से क्लियर हो बच्चों। देखो इसको वापस से हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ CH3 है, CH3 और यहाँ पे क्या है बोलो बच्चा, CH3। हमको इसको चेक करना है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल तो अलग अलग है ही, इस ग्रुप को देखो, इस ग्रुप को देखो, तो कैसे चेक करेंगे सर। यहाँ क्या है, एक कार्बन तो होगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा एक हाइड्रोजन होगा, यानी कि ये दोनों ग्रुप इसके साथ जो लगा है दोनों सेम हो गया। अगर अलग अलग आता तो काम खत्म हो गया, वो कार्यल होता। ये दोनों सेम हो गया तो इससे जुड़ा हुआ आगे के ग्रुप को देखो, ये भी CH2, ये भी CH2, फिर सेम हो गया तो एंड पे जाओ, यहाँ भी CH2। मतलब हम इधर से जब चल के देखें, इधर से चल के देखें तो दोनों सेम था, अलग हुआ ही नहीं। और इसके साथ जो मिथाइल था वो भी तो सेम था। इसका मतलब दोनों रास्ते के दौरान हमारा सेम ग्रुप भेटाया। इसका मतलब ये वाला हमारा कार्यल नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कितना कार्यल सेंटर है, दो ही कार्यल सेंटर। स्पष्ट है। चलो लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, उसके लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लियर है बच्चों, इसको नोट कर लेना है स्थिरता के साथ। दो कार्यल सेंटर होगा, बीच वाला कार्यल सेंटर नहीं कहलाएगा। देखो हम बना रहे हैं CH3, ठीक। अभी तो कार्यल सेंटर इसमें नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन और यहाँ वाले के पास देखा जाए तो इधर का ग्रुप सेम है, लेकिन हम यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड लगाएंगे बच्चा तो बोलेंगे यहाँ तो चेक करने का आवश्यकता, यहाँ तीनों तो आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि दो हाइड्रोजन है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, इसका भी sp2, तो बोलेंगे यहाँ पर हमारा कार्य सेंटर होगा ही नहीं। ये CH3, तीन हाइड्रोजन सेम तो नहीं होगा। इस कार्बन को चेक कर लेते हैं क्या ये सेम होगा या नहीं होगा। तो चलो इसको मिटाते हैं, बोलेंगे कार्य सेंटर होगा कि नहीं। कैसे चेक करेंगे सर, यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल अलग अलग है। इस कार्बन से रिलेटेड ये ग्रुप को देखो, ये ग्रुप को देखो, ये क्या है CH2 और यहाँ क्या है CH है। दोनों अलग अलग है या सेम है, बोलेंगे अलग अलग है तो इसका मतलब कार्यल सेंटर है। कितना कार्यल सेंटर है, तो बोलेंगे एक कार्यल, CC मतलब कार्यल सेंटर एक है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, लाइट को 100% रोटेट करेगा। क्लियर है बच्चा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक लास्ट वाला, ठीक है। ये बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ठीक। अब चेक करना है क्या इसके पास कार्यल सेंटर है या नहीं। क्या करना है बोलो बच्चा, चेक करना है। इसको मिटाते हैं, लास्ट वाले एग्जाम्पल को करेंगे। चेक करना है क्या इसके पास कोई कार्यल सेंटर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको हम ना रफ में फिर से बनाते हैं ताकि आपको समझा पाए बेहतरीन ढंग से। यही कंपाउंड है, वापस से बना लेते हैं। बोलेंगे 1 2 3 4, ये चारों को तो कभी भी चेक करने का आवश्यकता नहीं क्योंकि सब जगह दो हाइड्रोजन लगा हुआ है। और किसी एटम पे अगर 2 हाइड्रोजन सेम हो जाए, दोनों ग्रुप सेम हो जाए, तो बोलेंगे चेक करने का आवश्यकता नहीं। मतलब ये चारों पे तो चेक नहीं है करें। इस पे 2 हाइड्रोजन सेम नहीं चेक करेंगे। कहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ। तो देखो बच्चा इसको कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे सर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा। चलो एक हाइड्रोजन तो अलग हो गया, बाकी इससे रिलेटेड जो यहाँ वाला ग्रुप है उसको चेक करो। जैसे हम क्या चेक करते हैं, कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर चारों का चार डिफरेंट है तो कहानी समाप्त। तो बोलेंगे वही इसके साथ हाइड्रोजन हो गया। इधर क्या है तो बोलेंगे सर CH2 है, ठीक, अलग ग्रुप है। यहाँ क्या है तो बोलेंगे सर CH है, तो यानी कि 1 2 तो अलग है। फिर यहाँ चेक करो, यहाँ CH2 हो गया। बोलेंगे सर ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये CH2। देखो इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप और ये हाइड्रोजन तो अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है। तो अगर सेम हो जाए तो आगे बढ़ो। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, फिर से CH2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, फिर से CH2 आएगा। फिर से कहानी मैच कर गया। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे आएगा CH2, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ गया CH। इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन पे खड़े होके जब हम इधर से ट्रैवल किए और इधर से ट्रैवल किए तो दोनों रास्ता अलग अलग था। इसका मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग हुआ। समझ में आया कि नहीं। देखो फिर से बोलेंगे इस कार्बन पे हम खड़े हो गए,
यहाँ हाइड्रोजन है, बोलेंगे इससे हम इधर के तरफ ट्रैवल करो, इधर के तरफ ट्रैवल करो, कि अगर दोनों अलग अलग टाइप का चीज हुआ तो इसका मतलब वहां पे कायरल सेंटर 100% होगा। बोलेंगे नहीं समझ में आता है इस ढंग से, तो हम इसीलिए इस तरह सवाल को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खड़े होकर हमको यहाँ पहुंचना है, इस रास्ते के लॉन्ग पहुंचो, इस रास्ते के लॉन्ग पहुंचो। क्या दोनों रास्ता अलग अलग है, इसका मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग हुआ। कहानी क्लियर? देखो फिर से समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला CH हो गया, ठीक, तो दो ग्रुप अलग अलग हुआ, इसको देखे CH2, इसको देखे CH2, तो दोनों सेम सेम, आगे बढ़ो, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, फिर आगे बढ़ो, यहाँ CH2, इसके आगे बढ़ोगे तो CH, मतलब ग्रुप अलग हो गया, इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप अलग। देखो दिख भी रहा है, बच्चा दिख रहा है, तो इसका मतलब कायरल हो गया। और उसी प्रकार जब इसको देखेंगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग, इसका मतलब 2 कायरल सेंटर हो गया, यानी कि CC का वैल्यू कितना हो गया इस क्वेश्चन में 2। अगर 2 कायरल सेंटर हो गया तो अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या चेक करेंगे? तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास कराएं? तो क्या यहाँ से कर सकते हैं? बोलेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है, यहाँ से पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लेन इसमें इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन ऐसा प्लेन बनाओ ना जो कि इस मॉलिक्यूल को, जहां 2 कायरल सेंटर है, उसको इक्वल भागों में बांट के हमको दिखाए। तो ये POS जो है क्या इक्वल भाग में बांट रहा है? हाँ बांट रहा है। ये प्लेन 2 इक्वल भाग में बांट रहा है? हाँ बांट रहा है। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो वो कंपाउंड अब हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कहानी क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या शो करता है, इसी के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, या ये दोनों क्यों मिल के, ये 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव काय हो गया, इसी के आगे वाले लेक्चर में हम लोग इनांसियोमर को जब डिस्कस करेंगे तो हमारा वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव काय हो जाता है, इसी के लिए हम लोग इनांसियोमर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इनांसियोमर वाला टॉपिक हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री समझेंगे। वापस से हम लोग चले जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को और मजबूती से समझने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं। वेरी 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 मच थैंक यू, या क्या कहें लास्ट में क्या बोलेंगे? थैंक यू।